डॉक्टर अविनाश चौधरी, उनकी उम्र 29 साल थी। वो शहर के सबसे बड़ी सिटी हॉस्पिटल में जॉब करते थे। उनकी ड्यूटी ज़्यादातर इमरजेंसी वार्ड में ही लगी रहती थी। अब शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से इमरजेंसी वार्ड हमेशा बिजी ही रहता था। अपनी ज़िंदगी में अविनाश ने भयानक से भयानक केसेस को देखा था, जैसे कि एक्सीडेंट्स, सुसाइड, जानलेवा हमले और भी कई तरह के केसेस। इन केसेस के पेशेंट्स को हैंडल करते वक्त कभी उन्हें डर नहीं लगा था, लेकिन 3 साल पहले हुए किस्से को याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 साल पहले वो दिन उनके हॉस्पिटल में काम कर रहे लोगों के लिए एक आम दिन की तरह ही जा रहा था। रात के करीब 9 बजे का समय था। डॉक्टर अपने एक पेशेंट की सलाइन चेक कर रहे थे कि तभी उनके कुछ कलीग्स दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने अविनाश को बताया कि अभी के अभी ऑपरेशन थिएटर में उनकी जरूरत है, एक इमरजेंसी केस आया है। बिना वक्त गवाए वो अपने साथियों के साथ ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि एक 30 साल की औरत अपने ऑफिस की छत से नीचे गिर गई थी, जिसे कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो मुंह के बल गिरी थी, इसलिए उसके सिर से बहुत खून बह चुका था। ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 2 घंटों की सर्जरी के बाद वो सब डॉक्टर्स उसकी ब्लीडिंग रोकने में कामयाब तो हुए, मगर इससे उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसके आधे चेहरे पर और हाथों पर बैंडेज किया गया था। डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया और प्रोटोकॉल की वजह से लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। हालांकि डॉक्टर अविनाश को अजीब बात तो ये लगी कि इन्फॉर्म करने के बाद भी ना ही पुलिस वहां पर आई और ना ही उस औरत के परिवार का कोई सदस्य वहां पर पहुंचा। लेकिन हॉस्पिटल में और भी पेशेंट्स होने की वजह से वो अपने काम में बिजी हो गए। रात के करीब 12 बजे नर्स से अविनाश को पता चला कि उस औरत की हार्ट बीट तो नॉर्मल चल रही थी, मगर खून ज़्यादा बहने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया। ये जानने की कुछ ही देर बाद अविनाश उस औरत को देखने पहुंचा। वो अकेले उस औरत को देखने पहुंचा था। उस दिन हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ छुट्टी पर था, इसलिए अविनाश ने खुद ही उसके ब्लड बैग्स चेंज किए और फिर मॉनिटर पर उसके हार्ट बीट को चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद वो अपने केबिन में चला गया। तब तक उस दिन का सारा काम खत्म हो चुका था। अपने केबिन में चेयर पर वो कुछ देर के लिए बैठा ही था कि कब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। आधी रात को बाथरूम आने की वजह से उसकी आंख खुली। बाथरूम जाने के बाद उसने घड़ी में टाइम देखा तो 2:20 हो रहे थे। उसने सोचा कि एक बार उस औरत को देख लिया जाए, इसलिए वो वापस उसे देखने पहुंचा तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो औरत अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके आधे चेहरे पर बैंडेज लगे हुए थे, मगर बचा हुआ आधा चेहरा साफ दिख रहा था। उसका ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह के बजाय गर्दन पर था। ऐसी हालत में वो कैसे उठी, ये अविनाश के लिए बहुत बड़ा सवाल था। अविनाश ने कहा, क्या आपका कुछ चाहिए मैम? उसके ऐसे पूछते ही उसने ना में अपनी गर्दन हिलाई। अविनाश ने फिर कहा, आपको सो जाना चाहिए, आपका भी आराम की जरूरत है। उसके ऐसा कहते ही वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराई और उसने कहा, मुझे ऑलरेडी बहुत आराम मिल चुका है, क्या आप मेरा एक काम करोगे? उसका ऐसा कहना उसे अजीब लगा, पर उस औरत को वापस बेड पर लेटना जरूरी था, इसलिए बिना देर किए अविनाश ने उसकी बात मान ली और कहा, जी जरूर। औरत ने कहा, आप मेरे पति से कह दीजिएगा कि उन्होंने यह बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उन्हें वो सब करते हुए देख लिया था, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। उसकी बात इग्नोर करते हुए वो उसकी ओर बढ़ने लगा। इसी बीच वो औरत उसे अजीब तरीके से एक आंख से ही घूरती रही। उसके पास पहुंचने के बाद अविनाश ने कहा, मैम मैं आपके पति को ये सब बता दूंगा, अभी आप सो जाइए। इसके बाद अविनाश ने उसे लेटाया और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया। फिर अविनाश अपने केबिन की ओर निकल पड़ा। केबिन की ओर जाते समय उसके दिमाग में यही सवाल था कि अब तक किसी ने उस औरत को देखा क्यों नहीं। फिर उसने सोचा कि रात बहुत हो गई है, इसलिए कुछ स्टाफ शायद घर चला गया होगा। ये सब सोचते हुए वो अपने केबिन में पहुंचा। केबिन में बैठे बैठे फिर उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह 8 बजे अविनाश उस औरत को वापस देखने पहुंचा कि उसकी हालत अभी कैसी है, लेकिन वो बेड खाली था। उसकी तो बेडशीट्स भी बदली गई थी। अविनाश को लगा कि अपनी फैमिली के कहने पर औरत को डिस्चार्ज कर दिया गया होगा,
लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे जल्दी डिस्चार्ज किया जाए। फिर अविनाश कंट्रोल डेस्क पर पहुंचा। वो नर्स जिसने कल रात उस औरत को अटेंड किया था वो वहीं पर खड़ी थी। अविनाश ने नाराजगी जताते हुए उस नर्स से पूछा, मुझसे बिना पूछे उस औरत को किसने रिलीज किया जो केबिन 7 में थी? ये सुनने के बाद वो नर्स सरप्राइज होकर अविनाश को देखने लगी। अविनाश ने दोबारा इरिटेट होकर कहा, उसके हस्बैंड से कहो कि उस औरत को यहाँ ले आए, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि। अविनाश आगे कुछ बोलता कि उसकी बात को बीच में ही काटते हुए नर्स ने कहा, मुझे लगा कि आपको किसी ने बताया होगा। उस औरत की तो कल रात ही मौत हो गई थी। रात के करीब 1 बजे उसका पति उसकी लाश को लेकर चला गया। आप कल काफी देर तक काम कर रहे थे, इसलिए वार्ड के लोगों ने सोचा कि आपको उठाना सही नहीं है। यह सब सुनते हुए तो मानो जैसे अविनाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो ना कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। 1 घंटे के बाद उसने अपने रिपोर्टिंग हेड को इन्फॉर्म किया और उस दिन की छुट्टी ले ली। ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि उस औरत की लाश उसका पति 1 बजे ही लेकर चला गया था। वो उससे भला 2:30 बजे के करीब कैसे बात कर सकती थी? उस औरत की कई एक बात उसे याद थी। और इसी घटना के 1 हफ्ते बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि एक बिजनेसमैन ने अपने ऑफिस की छत से गिरकर सुसाइड कर लिया था। वो ठीक उसी जगह से गिरा था जहां से करीब 1 हफ्ते पहले उसकी वाइफ ने कूदकर सुसाइड किया था। पुलिस ने जब उसके ऑफिस के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसका उसकी सिक्योरिटी के साथ अफेयर था। पुलिस का यह मानना था कि शर्म के मारे उसने सुसाइड किया था, तो ऑफिस के लोग मान रहे थे कि यह सिर्फ एक हादसा था, क्योंकि उस आदमी के बर्ताव में कोई बदलाव ही नहीं आया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसकी सिक्योरिटी के साथ उसकी बातें बनाएं। ये सब जानने के बाद अविनाश के सब समझ में आ गया। जब उस औरत ने कहा था कि मुझे ऑलरेडी बहुत सारा आराम मिल चुका है, इसका मतलब था कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। बाद में जब उसने कहा था कि आप मेरे पति से कह दीजिएगा कि ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने उन्हें वो सब करते हुए देख लिया था, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। यकीनन उसके कहने का मतलब था कि उसे अपने पति और सिक्योरिटी के बारे में पता चल गया था। वो अपना बदला लेने वापस आई थी। ये सब सोचते हुए अविनाश के चेहरे से पसीना टपकने लगा। आज इस हादसे को कुछ 3 साल बीत चुके हैं। अविनाश अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है, मगर जब भी वो इस हादसे को याद करता है वो एक गंभीर सोच में चला जाता है।